पॉलिटिकल साइंस में लुसेंट जीके में पाठ नंबर 14 संघीय संसद, और इसमें हम लोग राज्यसभा, लोकसभा और लोकसभा के जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी हैं और महान्यायवादी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघीय संसद, तो भारत की संसद जो है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं महान्यायवादी से मिलकर ही बनती है। लेकिन यहाँ लुसेंट जीके में महान्यायवादी को छोड़ दिया है। यह केवल कह रहा है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो भारत की संसद का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में, और वहीं राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इस संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, अब आइए राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा की जो संरचना यानी कि स्ट्रक्चर है वह किस अनुच्छेद में है? 80 में। ठीक है, आप बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? 250, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। और वर्तमान में जो है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 245। ठीक है, इसमें 233 जो सदस्य हैं वे संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और शेष 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि खेल वगैरह से, सिनेमा वगैरह, विज्ञान, हाँ, साहित्य क्षेत्रों में, सहकारिता में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो राज्यसभा के सदस्य जो मनोनीत होते हैं, इसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड। लेकिन राज्यसभा, सुनिए लोग, माने जो मनोनयन करने का राष्ट्रपति को जो पावर है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, कि इस राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन करने का यानी मनोनीत करने का जो तरीका है ये आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो तरीका है वह किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से ही संविधान का संशोधन लिया गया, और संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यसभा। तो आप बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष है, और वहीं लोकसभा का 25 साल। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइएगा कि वह कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है? राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। गलती है, जब राज्यसभा विघटित नहीं होता है तो राज्यसभा का कार्यकाल तो अनगिनत है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं? 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के वे प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83 में है। ठीक है, और ठीक उतना ही सदस्यों को पुनः चुन लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या आपको 245 है, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 245 के 1/3 हो जाएगा 8 3 का 24, 81 मानिए, 81 को लोग रिटायर करेगा, 81 को पुनः चुन लिया जाएगा। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल अनगिनत है, वो विधक। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा लोग कि देखिए कोई भी सदन हो, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो सेंट्रल में, और राज्य स्तर पर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उसमें जरूर एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो उस अध्यक्ष है उसका तो चुनाव नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही है जो राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष बन जाता है। राज्यसभा में सिर्फ उपसभापति का चुनाव होता है, और राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? पीसी मोदी। ठीक है, उपसभापति उपसभापति हरिवंश राय बच्चन है, और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और उपसभापति अभी कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अनुच्छेद 89 में। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, और राज्यसभा जितना जल्दी हो सके अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुन लेती है। तो राज्यसभा का भी सभापति कौन है? सभापति, हाँ, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
और राज्यसभा का उपसभापति कौन है, यानी कि उपाध्यक्ष? हरिवंश राय, हरिवंश सिंह बच्चन। हरिवंश राय बच्चन तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हो जाएंगे, हरिवंश सिंह बच्चन होंगे। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो एसबी कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, राव साहब थे। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण माने हरिवंश सिंह बच्चन होंगे, नारायण सिंह बच्चन, हरिवंश नारायण सिंह है। अब बच्चन हो जाएगा तो चल जाएंगे अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो राज्यसभा के सभापति अभी कौन है? हरिवंश नारायण। सभापति उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और उपाध्यक्ष कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। तो अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश है, 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है 19 है। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है 18 है। और बिहार एवं पश्चिम बंगाल का 16 है। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है बिहार में जो भी एग्जाम होता है कि राज्यसभा में बिहार की सीटों की संख्या कितनी है? 16। तो जितना बिहार का है उतना ही पश्चिम बंगाल का है, 16। और सबसे ज्यादा यूपी का है 31। उसके बाद महाराष्ट्र का है 19, तमिलनाडु का है 18, बिहार और पश्चिम बंगाल का है 16। ठीक है। कर्नाटक का 12 है। और आम खा के मध्य प्रदेश में गुटली फेंकी है गुजरात में, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का 11 है। ठीक है। उड़ीसा और राजस्थान, ओरा का 10 है। और उसके बाद केरल का 9 है। ठीक है। पंजाब, असम और तेलंगाना का 7 है। झारखंड का 6 है। छत्तीसगढ़ हरियाणा का 5 है। और हिमाचल और उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है इसका 3-3 है। दिल्ली का भी 3 है। और जम्मू कश्मीर का 4 है। बाकी जितना है जो पूर्वोत्तर भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें आपको नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एक है। साथ ही गोवा का 1 है और पुडुचेरी का भी 1 है। तो यहाँ से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बिहार की जो है लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 है। और पश्चिम बंगाल में 16, राज्यसभा में 16 है। ठीक है। अच्छा, 7 सीटें जो है किन 3 राज्यों की है? पंजाब, असम और तेलंगाना। बहुत बहुत बढ़िया। झारखंड का 6 है। वही छत्तीसगढ़ हरियाणा का 5-5 है। हिमाचल और उत्तराखंड का 3-3 है। और जो पूर्वोत्तर भारत की जो 7 सिस्टर्स जो 7 गो राज्य है, 1-1 है, प्लस गोवा। और गोवा के अलावा पुडुचेरी का भी 1 है। जम्मू कश्मीर का 4 है। ठीक है। और आपको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का 3-3 है। उड़ीसा और राजस्थान का 10 है। और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का 11 है। ठीक है। अच्छा, चौथा वह राज्य कौन है जिसका जो है, चौथा कौन से राज्य हैं जिसका राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल 16। अच्छा, अब आइए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एसबी कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। तो अनुच्छेद 89 में उनकी नियुक्ति होती है, माने चुना जाते हैं, वो मनोनीत होते हैं। और अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति का पद को हटाया जाएगा या पद त्याग करेंगे, जो है 90। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे अपना पद को त्याग देना पड़ेगा, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति उपाध्यक्ष नहीं बनेगा। केवल उपराष्ट्रपति ही जो है सो बन सकेगा, लेकिन उसको भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। सभापति को संबोधित करके उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन, माने जिस समय बैठक हो रहा है उस समय जितने भी सदस्य अगर उपस्थित हैं, जैसे मान लीजिए 100 गो हैं, तो 100 गो में 60 गो अगर पारित कर देता है कि इनको पद से हटाया जाए तो हट जाएंगे, लेकिन इसकी भी सूचना उनको 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। और साथ ही जब उनके विरुद्ध में प्रस्ताव पारित हो रहा हो तो ना उपराष्ट्रपति और ना ही उपाध्यक्ष, दोनों में कोई भी पद धारण बैठक में भाग नहीं लेंगे। अगर भाग ले लेंगे तो निर्णायक मत दे देगा। जब सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में। ठीक है। अनुच्छेद 89 में क्या है? सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति। अब पद से हटाना हो तो अनुच्छेद 90। अब 92 में क्या होंगे कि जब उनके विरुद्ध प्रस्ताव अगर हो कोई हटाने के लिए तो
नहीं रहेंगे, अपना पीठासीन वो नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। ठीक है। वे कौन से 4 प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी, ईदे गुमन यानी कि इंदिरा गांधी, देवगौड़ा हैं, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3, जैसे 245 को सदस्य है राज्यसभा में, उसमें मान लीजिए 200 व्यक्ति उपस्थित हुआ, चाहे 150 हुआ, चाहे 100 गो हुआ, तो 100 गो का अगर 2/3 निकालेगा तो कितना होगा? 100 का 2/3 लगभग 65 के आसपास। तो अगर 5 मैंने कहने का मतलब है कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि ये जो राज्य सूची का जो विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में जो है संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ऐसा कानून जो है अस्थायी रहता है और इसको राज्यसभा चाहे तो बार बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? 249। यानी कि जब भी यह प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन प्रदान करता है संसद को? राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत? 249। और इसमें क्या करता है राज्यसभा कि अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3, टोटल का 2/3 नहीं, मात्र अगर 100 हो उसके 2/3। तो ये किस अनुच्छेद में है? 249 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह ये शेष मैंने बताइएगा लोग कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं है। सिर्फ राज्यसभा को जो है वह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 312 में है। तो अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 312 में। और ये पावर किसको है? जैसे राज्यसभा कह देता है कि बीडीओ जो है पावर में, मतलब बीडीओ जो है वो अखिल भारतीय सेवा है, ग्रामीण माने प्रखंड विकास पदाधिकारी जो ब्लॉक में होते हैं ये अखिल भारतीय सेवा है। अगर राज्यसभा यह कानून बना दे अपने उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से, तो उस पर वो माना जाएगा कि अखिल भारतीय सेवा है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 312 में। और ये पावर किसको है सृजित करने का? राज्यसभा। ठीक है। अब तो संसद भवन के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा बन रहा है और टाटा कंपनी उसको बना रही है, टाटा सन्स। ठीक है। और ये सेंट्रल जो संसद भवन है इसका डिजाइन जो है लुटियंस एवं ब्रेकर के द्वारा तैयार किया गया था 12-13 में और इसकी नींव रखी गई 21 में, लेकिन बन के तैयार हुआ कुछ दिन बाद हुआ होगा। अच्छा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 109 में कि राज्यसभा में पुनः उसको भेजा नहीं जाएगा। अगर भेज दिए, मन करे तो तू पास कर, ना मन करे तो रखले रह, 14 दिन बाद उस स्वतः पारित। हाँ, कुछ सिफारिश कुछ नहीं है महाराज। तू मन रख लू रह जाइए तो वो पारित मानल जाए 14 दिन बाद। लिखा नहीं है कि यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा। यानी राज्यसभा जो है धन विधेयक को ना स्वीकार कर सकती है ना स्वीकार कर सकती है, ना कोई संशोधनों नहीं कर सकती है। अच्छा, वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। देखिए, संसद के सत्रों को आहूत करवाना, उसके अलावा बुलाना, आहूत करने का मतलब बुलावे लोग है, और सत्रावसान करना, ये सिर्फ पावर राष्ट्रपति को है। और संसद के संयुक्त सदनों की अध्यक्षता करना ये लोकसभा अध्यक्ष का पावर है। तो यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करेगा और राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक एवं उसके बाद जो सत्र की प्रथम बैठक है उसके बीच 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं रहना चाहिए। तो ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा या लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितना दिन का अंतर होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का। अच्छा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। डेट याद रखिएगा। लुसेंट में जितना भी प्रश्न है सब, उसमें जो डेट दिया हुआ है उस डेट को भी याद रखना है, तारीख को, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952। डेट याद रखना है। राज्यसभा में
कहाँ का लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप, इनका नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब आइए लोकसभा के बारे में। तो यहाँ से एक बार हम लोग इसको दोहरा लें कि जो संघीय संसद है, तो भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और महान्यायवादी। इसमें नहीं जोड़ा है, लेकिन कहीं अगर महान्यायवादी भी लिखा हुआ है ऑप्शन में तो मार देना है। और तो संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? 79 में। बिल्कुल सही है। अच्छा, राज्य किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन? जनता का सदन? लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250। अच्छा, राज्यसभा का संरचना किस अनुच्छेद में है? 80 में। बिल्कुल सही है। और लोकसभा का 81 में। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, तो वहीं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनने जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? और वहीं लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष। ठीक है। ग्राम पंचायतों के लिए 21 वर्ष। ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। जिसमें से कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। अब कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। और ये मनोनयन का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, इसको किस देश के संविधान से? आयरलैंड से। और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। तो इसमें से 233 जो हैं वो पूरे भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन अस्थायी सदन है? राज्यसभा, जिसको कभी भंग नहीं किया सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद रिटायर होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद। और ये किस अनुच्छेद में है? 83 में है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो सदस्य रिटायर होंगे उनको चुन लेना है। ठीक है। अब बताइए लोग कि राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष और उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष को मनोनीत करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? 89। और इनको हटाने वाला 90 है। ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कि अध्यक्ष हो गया। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है। अच्छा, ये जो उपसभापति यानी कि उपाध्यक्ष होते हैं राज्यसभा को, इनको कौन लोग चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर। ठीक है। और अगर त्यागपत्र दे देते हैं उपसभापति तो यथाशीघ्र उसमें से चुन लेना है। और वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। बिल्कुल सही। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। ठीक है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति हो गए जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हो गए? हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वह पद त्याग देगा? बिल्कुल त्याग देगा। ठीक है। सभापति को संबोधित करके भी उपसभापति अपना पद त्याग सकता है। अच्छा, इसको हटाने का क्या तरीका है? राज्यसभा के उपसभापति को जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं तत्कालीन, और वे अगर बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो उपसभापति हट जाएंगे, लेकिन इसकी सूचना उनको 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा बात यह है कि अगर सभापति एवं उपसभापति को हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो क्या वे पीठासीन होंगे? नहीं होंगे। अगर होगा अनुच्छेद 92, अगर होगा तो निर्णायक मत दे देगा, क्रूशियल वोट। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है और संसद उस पर अस्थायी कानून बना सकती है, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा क्या करता है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद को उस पर कानून बनाने का अस्थायी अधिकार मिलता है। यानी कि ऐसा कानून बनाएगा जो 21 साल के लिए रहेगा, लेकिन जब चाहे तो राज्यसभा इसको बढ़ा सकती है।
ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249। ठीक है। अच्छा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का एकमात्र अधिकार किसे है? राज्यसभा को। तो अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? 312। बड़ी बढ़िया। अच्छा, ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी, ठीक है, 66 में, और उसके बाद देवगौड़ा 96 में, उसके बाद आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक है, बताइएगा लो, वो कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है? उसके बाद महाराष्ट्र, बिल्कुल सही 19 है। उसके बाद तमिलनाडु 18, बिल्कुल सही है। ठीक है। और कर्नाटक का 12, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्कुल सही है। केरल का 9। 4 तो जम्मू कश्मीर का है। अच्छा, पंजाब, असम और तेलंगाना का 7, झारखंड का 6, और छत्तीसगढ़ हरियाणा का 5। उत्तराखंड और दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 3 है। और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, सब एक हुआ है, और गोवा भी एगो है, और साथ ही पुडुचेरी भी एक है। लद्दाख का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छा, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये संसद भवन का डिजाइन बनाने वाला कौन था? एडवर्ड लुटियस एवं हर्बर्ट बेकर। ठीक है। 12-13 में इसका डिजाइन तैयार किया गया और 21 में काम शुरू हुआ। अच्छा, किस विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है? धन विधेयक। स्वीकार करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो 14 दिन ले रखना है, कोई पावर नहीं है। ठीक है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने में एकमात्र पावर उसको है। और साथ ही कोई राज्य सूची का कोई विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो उसी को है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। अधिवेशन को ही आहूत कर सकते हैं। ठीक है। और 2 अधिवेशनों के बीच कितना दिन का से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। बहुत अच्छा। अच्छा, राज्यसभा में कहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ठीक है। अब आइए लोकसभा में। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 81 में। बहुत अच्छा। लोकसभा संसद का कौन सा सदन है? प्रथम है कि द्वितीय है? द्वितीय है। प्रथम सदन है और निम्न सदन है। ठीक है। लोकसभा का उच्च एवं द्वितीय सदन राज्यसभा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। लोकसभा के सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है, और दोनों का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? 93। ठीक है। अच्छा, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। ठीक है। अच्छा, 550 हो सकती है। और वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 543। इस 543 में 524 28 राज्यों से और शेष 19 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। देश में अभी राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और उस 28 गो से लोकसभा में कितने मेंबर चुने जाएंगे? 524। ठीक है। और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इससे 19 चुने जाएंगे। ठीक है। तो फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543। ठीक है। अच्छा, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के सीटों की संख्या भी कितनी है? 84। और 47 गो शेड्यूल ट्राइब की है, अनुसूचित जनजाति की, और यह अनुच्छेद 330 से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा में जो है, लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। 21 संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाया गया।
81वां 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप। 18 वर्ष से अधिक ठीक है। अच्छा, 18 वर्ष से सभी ऊपर। इस पर विवाद भी है कि राजीव गांधी के काल में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार का जो उम्र है वह 18 साल कर दिया गया, जबकि लोकसभा सदस्य चुनने का उम्र क्या होनी चाहिए? 25। 25 चुने जाने का। हाँ, मेंबर बनना हो तो 25 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो भारत तो आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका के 2 ऐसे आपको राष्ट्रपति हैं जो भारत तो आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, तो कौन व्यक्ति थे? रिचर्ड निक्सन 1969 में आए, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अफगानिस्तान पर हमला करवाया। और उसके अलावा अमेरिका के 4 ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत आए और संसद में अपना भाषण दिए, जिसमें आइजनहावर, जिम्मी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक मतदाता क्षेत्र वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है। अब लोकसभा के सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो और उसका उम्र 25 वर्ष से 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है। कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करता हो, दिवालिया पागल ना हो। अच्छा, लाभ का पद का मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्य सरकार? राज्य सरकार, दोनों सरकार। हाँ, राज्य सरकार चाहे केंद्रीय दोनों। ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अच्छा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा को ही प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को और द्वितीय सदन। ठीक है। अच्छा, इस लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद में है? 75 के 3 में। बहुत अच्छा। अच्छा, लोकसभा को राष्ट्रपति किसके सलाह पर भंग करता है? प्रधानमंत्री। अभी तक कितनी बार को जो है लोकसभा को भंग किया जा चुका है? 8 बार। सबसे पहली बार कब किया गया? 1970 में, और अंतिम बार 1999 में। ठीक है। अच्छा, अगर आपातकाल की घोषणा लागू है तो संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है। और जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी कि जो बार जरूरत है तो 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए अगर आपातकाल है तो। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपातकाल लग गया और सरकार चल रहा है और चुनाव है 2023 में 2 महीना बाद, तो संसद कितना दिन के लिए बढ़ाएगा? 1 साल के लिए। अब फिर भी अगर आपातकाल लागू है तो 1 साल और बढ़ाएगा, मैंने बार 1 साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपातकाल खत्म हो गया तो कितना दिन चलेगा? 6 महीने। ठीक है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसको स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बैठकों के बीच कितना समय का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। कहीं लिख देगा ऑप्शन में 6 महीना और फिर लिखेगा 6 महीना से कम, थोड़ा कम, और 6 महीना से थोड़ा ज्यादा, और लिख देगा या तो 6 माह या 6 माह से अधिक। तो क्या ऑप्शन मारिएगा? 6 माह या 6 माह से अधिक। ठीक है। अच्छा, ये जो गणपूर्ति है, तो संसद जो माने संसद का लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, इसमें कोई भी बैठक हो रहा है, कोई भी कानून अगर आ गया तो गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10। तो कह रहा है यहाँ पर कि जब तक संसद विधि कानून द्वारा या उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वांश भाग होनी चाहिए। 1/10 यह किस अनुच्छेद में है? 100 के 3 में।
यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित करते जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाए। अनुच्छेद 100 के 4 लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? 55। हाँ 10वां भाग है। और राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और स्थगित कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। ठीक है। पहला, यदि विधेयक एक सदन पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, ये आईएएस का प्रश्न है और यहीं पर आईएएस में गलती हुआ था बहुत लोगों से। हम तो आईएएस के एग्जाम में नहीं दिए। यहाँ कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। मान लीजिए कोई कानून है, विधेयक है, एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरा सदन में जाए और दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो। ठीक है। दूसरा है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों। और तीसरा है कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत गया हो। पहला क्या था? पहला ये था कि मान लीजिए आप पास कर दिए और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दिया। अब मान लीजिए कोई विधेयक है या दोनों सदन में अंतिम रूप से असहमति है। अब मान लीजिए कि आप पास कर दिए, इनके पास गया है तो इन्हें कुछ बोल रहे हैं, भेड़ा के बसुर बने हैं, 6 महीना ले लेके रख ले। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इस संयुक्त अधिवेशन का जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 108 में। ठीक है। नहीं समझे? फिर से बोले हैं। क्या समझे? लोकसभा वाले कोई मान लीजिए आप पारित कर दिए, आइए अस्वीकार कर दिए, मान लीजिए जरूरी है, या कोई ऐसा विधेयक है कि दोनों आदमी में सरकार समझ रहा है कि जरूरी है लेकिन आप भी असहमत हैं, ये भी असहमत है। कुछ ऐसा प्रावधान है कि वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, और वो जो जोड़ना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं जोड़ाएगा, तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। या मान लीजिए आप पारित कर दिए, इनके यहाँ गया तो 6 महीना से भेड़ा के मजदूर कहीं रख ले बड़ा, कुछ नहीं कर बोला, तो इसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन या बीच में हो जाने पर भी, खूब ध्यान से सुनिएगा, यही फंस जाता है बार बार। कह रहा है कि मान लीजिए कि बैठक अधिवेशन की आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाए, लोकसभा विघटित हो गई, भंग हो गई, अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसे विधेयक पारित हो सकेगा। ठीक है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा लोग। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और भारतीय संविधान संशोधन 368(2) द्वारा शासित होता है। तो संविधान का जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। और अर्थात आप क्या समझे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन में नहीं है, धन विधेयक का भी नहीं है, ये अलग अलग पारित होना चाहिए। धन विधेयक पारित तो नहीं करे राज्यसभा या विधान परिषद, तो कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118 के 3। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या फिर वो भी अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा का उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, यदि वह भी अनुपस्थित रहे तो ऐसा व्यक्ति अन्य पीठासीन होगा जो उस बैठक के उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा। और संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया गया है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होने जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाना है तो लोकसभा अध्यक्ष से राय कर लिया, उधर उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनसे राय कर लिया, अब बुलाया, अब तो अध्यक्षता करना है
तो इधर अध्यक्षता कौन करेंगे संयुक्त बैठक की? लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो नहीं है, उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति करेगा राज्यसभा का। अगर वो भी नहीं है, नहीं, गड़बड़ा गया। संयुक्त बैठक मान लीजिए 108 के अंतर्गत करना है, तो राष्ट्रपति क्या किए कि इधर लोकसभा अध्यक्ष से राय कर लिए और उधर उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति से राय कर लिए राज्यसभा का कि संयुक्त बैठक बुलाना है। जब सब लोग आएगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब जाके उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर हाँ, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, नहीं, क्रम देखिए, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब उपराष्ट्रपति साहब करेंगे, चूंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। अगर वो नहीं है तो जो है, तो उस बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। और जनरली क्या किया जाता है, सबसे बढ़िया बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। और जो विधेयक पारित होगा उस साधारण मत से होगा, उसमें कोई ये नहीं है। उप सभापति का सभापति से ज्यादा कुछ नहीं है ना, उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का पावर का मत सोचिए। राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो रहेगा वो खाली राज्यसभा तक ही है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। फिर से सुनिए, राष्ट्रपति जो है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष से राय कर लिया। मान लीजिए आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और आप उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के, दोनों से राय कर लिया कि संयुक्त अधिवेशन होगा। अब मान लीजिए आप लोग आए तो लोकसभा अध्यक्ष बैठक करेगा, ये नियम है। अगर ये नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं है तब उपराष्ट्रपति करेगा राज्यसभा वाला। अगर ये भी नहीं है तब क्या होगा कि जितना सदस्य बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा का, उसमें के सदस्य बोलेंगे कि नहीं, इनके अध्यक्ष बनाओ जाओ। और जब वो अध्यक्ष बन जाई तो उनमें 2/3 1/3 से कोनो मतलब नहीं है, विशेष बहुमत से मतलब नहीं है, सिर्फ साधारण बहुमत से वो विधेयक के साधारण बहुमत से पारित कर दिए। साधारण बहुमत बुझते हैं, चिल्लाक है कि हाँ चलो पारित तो पारित। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है, न कि राज्यसभा के। राज्यसभा के सारा लोग उठ के कहाँ चलाई? लोकसभा। और लोकसभा के नियम के अनुसार इस बैठक की प्रक्रिया होगी। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान 108 है, यह किस सदन की नियम के अनुसार होगी? लोकसभा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत यानी कि समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक ला दिया, आधार कार्ड पर ला दिया, पैन कार्ड अनिवार्य करना है। अब मान लीजिए तले यहाँ इस सत्र समाप्त हो गया तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, वो रहेगा। 107 में है, लैप्स नहीं समझा जाएगा उसको। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। मान लीजिए कि, सुनिए ध्यान से, राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, ठीक है, और तब तक लोकसभा जो है उसको पारित नहीं किया, और तले लोकसभा खत्म हो गई, माने सरकारें खत्म हो गई, विघटन हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो विधेयक जो है खत्म नहीं होगा। क्योंकि किस लिए खत्म नहीं होगा? क्योंकि तो राज्यसभा में लंबित है। आगे सुनिए, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। यही चीज वो पूछा था प्रश्नों में IAS में, खूब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला ही कहता है कि राज्यसभा में कोई विधेयक चालू है लेकिन उसने क्या किया है, उसको पास नहीं किया है, लंबित है, और ऐसी स्थिति में लोकसभा में गया तो यूं नहीं पारित किया, अब इसके यहाँ भी लंबित है, तले लोकसभा खत्म हो गया, तो राज्यसभा में वो विधेयक रहेगा अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ कहता है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में जाकर फंस गया है, तो ऐसी स्थिति में 108 के उपबंधों के अधीन अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, चाहे पास कोई बने चाहे लंबित बा, तो विधेयक खत्म हो जाएगी। तो पूछी का है, लोकसभा के ही मेंबर से सरकार चलेला, प्रधानमंत्री। तो मान लो कोई विधेयक पारित कर दिल आ चाहे लंबित रख ले बड़ा, आ राज्यसभा में गई तो वो लंबित रख ले, लेकिन तले तो हर बाजारे खत्म हो गया। तो अगर कानून अगर बन जाता, माने विधेयक फिर से अगर जिंदा रहता, नया सरकार आई तो कोनो गारंटी पर क्यों लेके चली? क्या फिर से पढ़े इसको? फंसाऊ है, हमको भी समझने बहुत समय लग गया था। सुनिए लो,
कहने का मतलब है कि राज्यसभा, मान लीजिए आप हैं, लोकसभा ही हैं, राज्यसभा में कोई विधेयक आप लेके आए कि है किताब को जो है 100 रुपया में बेच देना, लेकिन अभी इसको कानून नहीं बना, आपके यहाँ लंबित है, और लोकसभा में भी मान लीजिए कि इसको अभी लंबित है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये खत्म हो जाते हैं तो विधेयक आपके यहाँ नहीं मरेगा, वो विधेयक जिंदा रहेगा। अब आइए फिर दूसरा का पॉइंट पर, संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान ये है कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित कर दिए चाहे लंबित है, मान लीजिए दोनों स्थित है और आपके यहाँ भी जाकर लंबित है, तो ले मर जाता रहो तो खत्म हो जाएगी, पारित कदर में तब खत्म आ चाहे लंबित पर तब खत्म। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, और संविधान संशोधन में भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है और अब राज्यसभा में नहीं जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है, और जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा लगा देना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद के चुनाव में जाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदक एवं प्रस्ताव होना चाहिए? 50 होके चाहिए, और उपराष्ट्रपति ला 20। लोकसभा में जो है तारांकित यानी कि स्टार क्वेश्चन की संख्या एक दिन में कितनी पूछ सकते हैं? 20। अच्छा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों 50 से ज्यादा हो जाते ना जाइए, हाँ 50 बाउंड्री बा। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। लोकसभा के पदाधिकारी में आइए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उधर हम लोग पढ़ लिए हैं। राज्यसभा में का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ठीक है। और राज्यसभा का एक और पदाधिकारी होता है उपाध्यक्ष, कौन है? अच्छा, राज्यसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अब आइए लोकसभा के पदाधिकारी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुन लेंगे, तो 93 ये कहता है। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति 90 है, और उनको हटाने का राज्यसभा के सभापति उपसभापति को 92 है। न, गलती हो गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के जो चुनाव है वह 89 है, और उनको हटाने का जो है 90 है। लाइट जलाइए, मोबाइल जला दीजिए। और यही लोकसभा का जो है, लोकसभा में क्या है? 93 है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए विधानसभा में बार बार एथी हो जाता है, लोग नीतीश कुमार पलटू चाचा इधर से उधर सरकार बदल लेते हैं, तब तो उस समय तक अध्यक्ष खत्म हो गया। जब लोकसभा विघटित हो गया तो अध्यक्ष कहाँ से रहा? तो इसीलिए प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और किसको चुना गया? राज्यपाल किसको बनाए थे? जीतन राम मांझी को, कि पहले शपथ दिला दो ओकरा बाद न चुनी लो, सारा सदस्यता शपथ ले ली तब न अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुई। तो जैसे सरकार चुनाव जीतती है तो उसको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम एगो स्पीकर होता है, उसको कौन चुनता है? राष्ट्रपति। और जब शपथ दिला दी तो ये लोग खुद अपना में से अनुच्छेद 93 के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन ली लो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है लोकसभा में, आपसे में भैया छोटका बाबू। लेकिन राज्यसभा में का बात? राज्यसभा में उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जाकर त्याग पत्र देगा। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि एक सामान्य मेंबर के रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष तो शपथ नहीं लेता है भाई, वो सामान्य शपथ लेगा। जैसे राष्ट्रपति सब सदस्य को दिलवा रहे हैं तो उसको भी दिलवा दिए। हमने नहीं देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष तो शपथ नहीं लेता है, वो तो चुना जाता है।
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ लेता है एक सामान्य सदस्य के रूप में। अगर हटाना हो तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक खाली नहीं करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होगा और इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। मान लीजिए लोकसभा की बैठक करना है, ओम बिरला भाग गइलन, उपाध्यक्ष तो अभी लोकसभा में कोई नहीं है, तो मान ली 2 जन में कोई नहीं है तो राष्ट्रपति वो पैनल बनाई 6 सदस्य के, ओई में से कोई इसे कहो देखें बहसों में नया व्यक्ति रहा है। कभी ये भी शिवर के सांसद रमादेवी ये एक बार थी वहां का ना, तो कुछ बोल दिया था रमादेवी लोकसभा के में, तो कौन कुछ बोल दिया था बहुत सुंदर है। हाँ कुछ बोल दिया था, पता ना कौन समाजवादी पार्टी वाला। हाँ विवाद हुआ था कि बहुत सुंदर है। यही सब देखता है सब ना, मजा भी लेता है। लेकिन देखिए हम लोग कर रहे हैं आजम खान, ठीक कर रहे हैं। देखिए हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, अगर मान लीजिए किसी लड़की के संबंध में, किसी लड़के के संबंध में या थर्ड पार्टी किसी के संबंध में कोई कुछ अगर बात बोलते हैं लोग, तो हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं तो इस व्यू से बोल रहे हैं, किसी को व्यक्तिगत रूप से दिल में ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या जी? अब यहाँ कह रहा है कि लोकसभा के कार्य और विस्तार क्या है। ठीक है, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये किसका अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का। अर्थात सदन में अनुशासन बनाए रखना, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। यह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। अध्यक्ष बहुत बड़ा पावर होता है लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, संसद सदस्यों के भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम एवं समय निर्धारित करना। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। हाँ, बड़ा सहाउर आदमी के लोकसभा अध्यक्ष बनावल जाला, कोनो भी विभाग के अध्यक्ष यही ना बनावल जाला, सारा कोई के बात सुनी अखी हाँ बड़ा पेशेंस चाहिए, बना दिया जाए जीवन पहिला फटाफटी हो जाए। विभिन्न विधेयकों प्रस्ताव पर मतदान करवाना और परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में क्रूशियल वोट देना, निर्णायक मत। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणिक विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि ओम बिरला अगर कह दिए कि ये विधेयक धन विधेयक है तो ना न्यायालय जा सकते हैं, ना कहीं कोई उंगली उठाएगा और ना ही कहीं कोई राष्ट्रपति के पास जाएगा, यानी कि इसको कंप्लीटली पावर है। यही से जो ना पास होला नु तना का मोदी गवर्नमेंट कहता है धन विधेयक। लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए कितना बड़ा पावर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और वह उसे कैबिनेट मंत्री के समान ही सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि विपक्षी दल होने का दावा 1/10 और गणपूर्ति भी 1/10, यानी 55-55। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से था? 17 अप्रैल 52 से 4 अप्रैल 57 तक। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इन्हीं को लोकसभा का पिता भी कहा जाता है, तो द फादर ऑफ लोकसभा इसको कहा जाता है, जीवी मावलंकर को, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की संसद और संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति यानी कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्णायक मत देगा, जिसे क्रूशियल वोट कहते हैं, और वह इसका उपयोग अनुच्छेद 100 के 1 के अनुसार करेगा। बहुत बार पूछा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत जो देगा वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 100 के 1 में। ठीक है, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर
भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था और कार्रवाइयों में उपस्थित रहा है या उसे मत दिया है अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्रवाई विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 100। ठीक है, मान ली कि बैठक बुलावल गई 100 में 100 आदमी गायबे बा, बाकी लोग बानू वो काम करी और नियम जौन बनी तना पर मोहर लागी ऊपर कोई प्रश्न ना खड़ा करी, ना कोई कि हम घर रहनी है तले तनी के मिल बांट के खा गइल। जैसे मान ली वो चिड़ै पकड़नी अगर भुजतनी जैसे ही पानी भरे गइलन तले क्या गइलन हमरा जाता नहीं आओ तनी घंटा में तो इंतजार नहीं के करे वो नहीं रह गइलन और बाद में आके झगड़ा ना करिए कि काहे हमरा के टंगड़िए देल यानी कि विधि मान्य होगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है और बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है और सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम में 4 बजे पेश किया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि संसद में कह रहा है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में अगर स्थगन प्रस्ताव लाना हो तो कौन पेश करेगा? कोई भी सदस्य, लेकिन बिना अध्यक्ष के अनुमति के नहीं। और कब बजे लाया जाता है? 4 बजे। और क्यों लाया जाता है? मान लीजिए कि यहाँ जो है रेलवे लाइन बन रहा है और पता चल रहा है कि पूरा जंगल कट रहा है तो सार्वजनिक महत्व का विषय हो गया तो सर दे कौन सांसद लगा देगा तो ठेकेदार लोग बेचैन हो जाएंगे। ऐसे सांसद से लोग डराला। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके जैसा वीवीआई प्रश्न तो अभी तक नहीं था, हमेशा फंसता है। कि मान लीजिए आप लोकसभा सदस्य हैं या राज्यसभा सदस्य हैं और आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? अंतिम निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति। और किसके सलाह से करेगा? चुनाव आयोग की सलाह से। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, या तो आप स्टेट में रहिए, राज्यसभा या विधान परिषद का, विधानसभा विधान परिषद का, या सेंट्रल में रहिए। ठीक है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 2 महीने की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के अधिक अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 104। यानी कि 60 दिन से ज्यादा दिन अगर गायब रहे सदन के सभी अधिवेशनों से तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। मैंने कुछ में जाकर भाग ले ली और सचिन तेंदुलकर के तो उतना फुर्सत नहीं, लेकिन वही में जाके बीच बीच में 60 दिन में एक बार 59वां दिन चल जाइए फिर 60 दिन ला क्रिकेट खेले चल जाइए। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। फिर से पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के जो सदस्य हैं लोकसभा चाहे राज्यसभा के, संसद की बैठक के 40 दिन पूर्व चाहे बैठक के 40 दिन बाद की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूत यानी कि देखिए 40 दिन पहले या 40 दिन बाद छूट है और यह सिविल मामलों में है। कोई आपराधिक मामला रहेगा तो जान से मार दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, तो इसमें नहीं है। और 60 दिन तक गायब रहिएगा तो भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से है और सरकारी कर्मचारियों के लिए लोटा डोरी झुनझुना है। पेंशन उठाइए। मान लीजिए मुखिया बन गए, मुखिया बाद विधायक बन गए, विधायक के बाद मंत्री बन गए, इधर विधान परिषद के सदस्य बन गए, उधर लोकसभा के सदस्य राज्यसभा, सब जोड़ के मिलता है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना, माने ये शपथ नहीं लिया है, और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्रवाई में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। इस मान लीजिए आप संसद में जीत गए हैं और शपथ लेवे नहीं किए हैं, जाके घूम रहे हैं, आप वोटिंग कर रहे हैं, उसे कोनो फर्क ना पड़ी, तार वोट वोटे रह जाए और दंड स्वरूप 500 रुपया देने भी होंगे। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है
और संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। 2 वर्ष से अधिक इतने में वो लोग की हालत खराब बा। ये बड़ा से सजन संसद के कार्य हिंदी में तथा अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेगा, अनुच्छेद 120 में। कहने का मतलब है कि संसद में संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजी में, और संसद का कार्य भी हिंदी अंग्रेजी में होगा, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 348 का अधीन होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि लोकसभा मान लीजिए आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक में, अब कोई सदस्य है वो ना अंग्रेजी में बोलना चाहता है ना हिंदी में, तो वो अपनी मातृभाषा उड़िया पुड़िया तमिल तेलुगु मलयालम सब जो इसमें चाहे वो बोल सकता है, लेकिन आपके आज्ञा से। अब आते हैं हम लोग कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में। तो वह सब भारत का कौन सा राज्य है जिसकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। कितना सीट है उत्तर प्रदेश का? 80। ठीक है, खा लो लस्सी, भले पी लो लस्सी। उत्तर प्रदेश है 80, ठीक है, सबसे ज्यादा है। और महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार का 40 और तमिलनाडु 40। तभी न तमिलनाडु पर इतना ध्यान हुआ बीजेपी का है। अगर ये 4-5 गो स्टेटवा अगर मिल जाता, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार 40, तो कितना हो गई जी? 128 आ 82 202 कम भाई। तो उत्तर प्रदेश का ध्यान से सुन लीजिए लोग, उत्तर कोई ज्यादा बीच में बोलिएगा तो नहीं मजा आएगा। उत्तर प्रदेश का 80, उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरा स्थान 48, पश्चिम बंगाल का 42, बिहार का 40, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल का लोकसभा राज्यसभा में कितना है? 16। तो यूपी का 80 है लोकसभा में, महाराष्ट्र का 48, पश्चिम बंगाल का 42, बिहार का 40 और तमिलनाडु के 39, मध्य प्रदेश के 29, कर्नाटक के 28। मध्य प्रदेश में शायद बीजेपी का ही सरकार है अभी, शिवराज सिंह चौहान है। कर्नाटक 28, गुजरात के 26, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 25 बा, उड़ीसा के 21, केरल के 20, तेलंगाना के 17, झारखंड असम के 14, पंजाब के 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा 2 बा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम के 1 बा। दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 है और जम्मू कश्मीर का 5 है। लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़ का 1 गो है। उसके अलावा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का 1 गो है। दादर नगर हवेली का 2 है। जम्मू कश्मीर का 5 गो बा, जम्मू कश्मीर का 5 गो है। दिल्ली का 7 गो है। अब आते हैं हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। पहले लोकसभा में यही पूछा जाता था परीक्षाओं में, जो माने वनडे जो एग्जाम था यूपीएससी या बीपीएससी सबको छोड़ के, कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब क्या किया जाता है कि लोकसभा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो लगभग में हम लोगों को सबका नाम याद करना पड़ेगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली याद कीजिए कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, जिनको फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है ये। और 17वीं लोकसभा के ओम बिरला है, तो 17वीं के ओम बिरला, प्रथम के जीवी मावलंकर। पहली महिला मान लीजिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो सासाराम से विधायक थी, जगजीवन राम की बेटी, 2009 में बनी थी 15वीं की, और 16वीं सुमित्रा महाजन हो जाएंगी दूसरी महिला। तो अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो अनंत संयम आंगयंगर एवं दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष भी वहीं बने थे, ठीक है। और बाकी का हम लोग सिर्फ नाम याद रखें। हुकुम सिंह लोकसभा, नीलम संजीव रेड्डी जो कि देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, लगातार 2 कार्यकालों तक बने हैं बलराम जाखड़, ये इंपॉर्टेंट हो गए, 7वीं और 8वीं
कैसा। और दूसरे व्यक्ति जो हैं वे जीएस बालयोगी हैं, वो भी लगातार 2 कार्यकालों तक बड़े हैं। शिवराज बी पाटिल, रवि राय 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद सोमनाथ चटर्जी भी बने हैं, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। कैसा, इसको याद रखना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग भारत के महान्यायवादी में, अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न यानी कि न लोकसभा न राज्यसभा का, और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी जितनी भी समितियां हैं, जैसे प्रकालन समिति हो चाहे लोक लेखा समिति हो, उस समितियों में वह बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88। फिर से मैं पढ़ देता हूं कि महान्यायवादी सबसे पहले जो है, या प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। और महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है, 76, ठीक है। और भारत का महान्यायवादी किसका सदस्य होता है, किसी का सदस्य नहीं होता है, ना संसद में, लोकसभा राज्यसभा किसी का नहीं हो सकता है। और ना ही संसद की जो समितियां होती हैं, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, चाहे प्रकालन समिति हो, चाहे संयुक्त उपक्रम समिति हो, किसी में सदस्य नहीं है, लेकिन वो बैठक में भाग ले सकता है, वोट बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। ये अनुच्छेद किसमें है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, और उसी के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। तो भारतीय संविधान में देखिए क्या क्या है, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कंप्लीटली रूप से प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पर निर्भर करते हैं, एक तो राज्यपाल और दूसरा महान्यायवादी। और तीसरा एक और व्यक्ति है भारत सरकार के मंत्री, वो भी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन राज्यपाल को भी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत है और महान्यायवादी है। लेकिन महान्यायवादी को डायरेक्ट हटा देगा, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए पीएम से सलाह लेना होता है। उसी तरह मंत्री को हटाने के लिए पीएम से सलाह लेना होता है, लेकिन प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट महान्यायवादी है। क्लियर हुआ। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो तबे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक हाई कोर्टों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। न्यायाधीश न कम 10 वर्ष वकील नु काम करी, 10 वर्षों तक जो है वकील के रूप में काम किया हो, या 5 वर्षों तक न्यायाधीश काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का जानकार हो। तो ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। भारत का नागरिक हो और किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्टों में 5 साल न्यायाधीश के रूप में, 10 साल वकील के रूप में, और राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। तो वही योग्यता भारत के महान्यायवादी को चाहिए, क्योंकि यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। चाहे तो पटना हाई कोर्ट में भी पहुंच के, पटना सिविल कोर्ट में भी पहुंच के बहस करे लगी। सरकार के प्रतिनिधित्व तो यही कर रहा है। अरे जगह सिविल कोर्ट में पीपी होला लो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार के, वही तरह ही भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी हो गई। सिविल कोर्ट में, छोटा कोर्ट में पीपी होला लो, जो किया महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। अब यहीं पर पढ़ लीजिए राज्य महाधिवक्ता, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 76 थे महान्यायवादी, वो सेंट्रल हो गए, लेकिन राज्य में महाधिवक्ता बनेगा अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, और वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, और वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राज्यपाल जब चाहे तो हटा सकते हैं। महाधिवक्ता के कार्य, राज्य सरकार को कानून से संबंधित विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। इसका मतलब समझते हैं कि राज्यपाल के, देखिए राज्य को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल में नियम काहे बनाए,
काहे बना है B.R. अम्बेडकर? सबको इसी के पास कि कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो ये भाग जाएगा सब, और जब ये भाग जाएगा तो इसी के अधीन न सब SC ST चाहे कोई भी है तो कानून को पालन नहीं करेगा। तो यहाँ किस विषय पर राय देगा राज्य सरकार को? राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति ने जो विषय दिए हैं सब विषय पर लागी राय देवे तो सब केस में सरकार से जीत जाई लो, तो सारा टैक्स लागी मांगे। तो यहाँ क्या बोला है कि राज्य सरकार को कानून से संबंधित ऐसे ही विषय पर सलाह देगा राज्य महाधिवक्ता जो राष्ट्रपति उसको विषय दिया है कि हाँ ये चीज पर वजह सलाह देगा, सब पर सलाह नहीं करेगा। और विधिक रूप से ऐसे अपने कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल ने सौंपा है। सलाह क्या न दी? राष्ट्रपति भी अपना हक में दी, राष्ट्रपति जो विषय दिले ऊपर सलाह दी राज्य सरकार से, काम कानून के रूप में वह काम करी जो राज्यपाल कहता। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय में समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति और सभा में जाने के लिए अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है। और महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार व भत्ते मिलते हैं जो एक विधानमंडल के किसी विधायक को मिलते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 51। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 16, 17, 18, 19 हम लोग पॉलिटिकल को लुसेंट जीके से समाप्त करने के बाद हम लोग इसको पढ़ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव को, तब उसके बाद हिस्ट्री किसी विषय में घुसा जाएगा। ठीक है।